हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एपीएस में। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आज है 27 अगस्त 2020। तो आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में अफ्रीका के किस देश के पोलियो मुक्त होते ही डब्ल्यूएचओ ने पूरे अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है? नाइजीरिया, सूडान, कैमरून या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, नाइजीरिया। तो दोस्तों अभी नाइजीरिया के पोलियो मुक्त घोषित करते ही पूरा अफ्रीका महाद्वीप पोलियो मुक्त हो गया है। पूरा अफ्रीका महाद्वीप पोलियो मुक्त हो गया। अभी यही एक देश था नाइजीरिया जो बचा हुआ था अफ्रीका में, अब ये भी पूरी तरह से पोलियो मुक्त हो गया है। तो दोस्तों नाइजीरिया में पिछले 4 साल से कोई भी पोलियो का केस नहीं मिला है, मतलब 2016 से यहाँ पर अभी कोई भी पोलियो केस नहीं मिला है, इसलिए नाइजीरिया को भी पूरी तरह से पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है और आपका अफ्रीका महाद्वीप पूरी तरह से पोलियो मुक्त घोषित हो गया है। तो दोस्तों अभी हम आपको बताते चलें लेटेस्ट डाटा में कि जो पोलियो अभी कहाँ पे है, पोलियो अभी कौन से देशों में अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों पूरे वर्ल्ड में, विश्व में ऐसे सिर्फ 2 ही देश हैं जहां पोलियो अभी भी है। वो 2 देश, एक पाकिस्तान और दूसरा अफ़गानिस्तान है। तो दोस्तों इन देशों में पोलियो मुक्त न होने का कारण भी है। इसका कारण क्या है कि जो स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला होता है वो, और उनकी सुरक्षा की वजह से यहाँ पे पोलियो की बीमारी और भी जटिल हो गई है। इसकी वजह से वहाँ पे अभी पोलियो मुक्त घोषित नहीं हुआ, मतलब अभी भी पोलियो के केस वहाँ पे हैं। तो 2 देश कौन कौन से दोस्तों? एक पाकिस्तान और एक अफ़गानिस्तान। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नाइजीरिया यहाँ पे करेक्ट होगा कि नाइजीरिया अफ्रीका का वह देश है जो अभी लास्ट में अभी हाल ही में पोलियो मुक्त घोषित हुआ है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर नाइजीरिया आया हो तो आइए देख लेते हैं नाइजीरिया की स्थिति कहाँ पर है। तो दोस्तों ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में ये नाइजीरिया की स्थिति यहाँ पर है। यहाँ पर जो ये कौन से देशों से सटा हुआ है अफ्रीका के? तो उसमें आपका नाइजर है, कैमरून है और यहाँ पे आपका घाना है। इन देशों से यह सटा हुआ है और इधर चाड है। यहाँ से इन देशों से ये नाइजीरिया सटा हुआ है। तो दोस्तों ये थी नाइजीरिया की स्थिति अफ्रीका महाद्वीप में। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं जेम्स एंडरसन, जेम्स पैटिंसन, जोश हेजलवुड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। जेम्स एंडरसन यहाँ के 600 विकेट लेने वाले पहले तेज़ गेंदबाज बने हैं। तो दोस्तों जेम्स एंडरसन हैं कहाँ के? तो दोस्तों ये इंग्लैंड के गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन, जिन्होंने 600 विकेट लिया है। दोस्तों 600 विकेट से भी ज़्यादा विकेट लिए जा चुके हैं गेंदबाजों के द्वारा, लेकिन वो कौन थे दोस्तों? वो स्पिनर गेंदबाज थे और ये पहले तेज़ गेंदबाज हैं जिन्होंने 600 विकेट लिए हैं। तो दोस्तों हम बताते चलें कि इस समय जो टेस्ट विकेट में सबसे ज़्यादा विकेट किसके नाम है? तो ये टेस्ट विकेट में सबसे ज़्यादा विकेटों में मुथैया मुरलीधरन का स्थान पहला है। उन्होंने 800 विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में। कितने दोस्तों? 800 विकेट। कौन लिया है? मुथैया मुरलीधरन। दूसरे नंबर पे आते हैं शेन वॉर्न, जिन्होंने 708 विकेट लिए हैं। और तीसरे नंबर पे अपने इंडिया के अनिल कुंबले 619। ये तीनों ही स्पिनर हैं, मतलब टॉप 3 की अगर हम बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट में विकेटों की तो टॉप 3 में सिर्फ स्पिनर ही हैं। एक है मुथैया मुरलीधरन पहले नंबर पे, दूसरे पे शेन वॉर्न और तीसरे पे अनिल कुंबले। ये 3 गेंदबाज हैं। अब ये जेम्स एंडरसन 600 विकेट लेवाने पहले तेज गेंदबाज बने हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे आपका नाइजीरिया आया है, तो नाइजीरिया के बारे में भी जान लेते हैं कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है और यहाँ की कैपिटल क्या है। तो दोस्तों नाइजीरिया की जो कैपिटल है वो है अबूजा यहाँ की कैपिटल है और यहाँ की जो है प्रेसिडेंट है वो है मोहम्मद बुहारी। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब दोस्तों बोले तो इसको NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितने शिक्षकों को शिक्षा क्षेत्र में सुधार के प्रयासों के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? 40,
43, 47 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, जिनको अभी हाल ही में पुरस्कार दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से किस आईआईटी ने पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। आईआईटी बॉम्बे ने शिव नादर विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के लिथियम बैटरी विकसित की है, जो कि पर्यावरण के अनुकूल है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरबीआई ने 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 4.5%, 5%, 5.5% या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 4.5%, 4.5% का अनुमान लगाया है आरबीआई ने भारत की विकास दर रहने का। 4.5% सॉरी नीचे रहने तक का अनुमान लगाया है आरबीआई ने 2020-21 के लिए है ये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य में AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया? AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। कहाँ पे दोस्तों? असम, मणिपुर, नागालैंड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। असम में, असम में इसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों ये AFSPA AFSA है क्या आखिर? तो दोस्तों AFSA के बारे में जानते हैं। AFSA के पहले हम बता देते हैं AFSA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्स्ड स्पेशल पावर एक्ट। कौन सा क्या दोस्तों? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। दोस्तों ये एक्ट जो है ये 1958 11 सितंबर 1958 को संसद में पारित हुआ था। और दोस्तों ये कहाँ कहाँ लगाया गया था? ये दोस्तों लगाया था अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में ये लगाया गया था। लेकिन मेघालय में दोस्तों इसको 22 अप्रैल 2018 को वहाँ से मेघालय से हटा लिया गया था। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में यह 1990 में लगाया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसमें आखिर क्या एक मतलब पावर, क्या स्पेशल पावर दी जाती है, जो सशस्त्र सैनिक होते हैं उन लोगों को क्या स्पेशल पावर दी जाती है इसमें? तो दोस्तों इसमें सशस्त्र बलों को तलाशी लेने और गिरफ्तार करने के लिए जो समान प्रक्रिया होती है उससे थोड़ा सा उससे ज़्यादा इन लोगों को पावर दी जाती है इन सब के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। असम 6 महीने के लिए। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरबीआई मुक्त बाजार परिचालन के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की साथ साथ खरीद बिक्री करेगा? कितनी करेगा सर? OMO के जरिए ये आरबीआई करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करेगा आरबीआई। किसके जरिए करेगा दोस्तों? ये OMO या जिसे मुक्त बाजार परिचालन बोलते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में मेघालय का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? सत्यपाल मलिक, भगत सिंह कोश्यारी, जगदीश मुखी, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। इससे पहले दोस्तों सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। अब इनको बनाया गया है कहाँ का दोस्तों? मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मेघालय आया हुआ है तो मेघालय बारे में जान लेते हैं। देखिए ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे भारत की स्थिति और यहाँ पे जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये है मेघालय की स्थिति। तो मेघालय के जिस समय सीएम है वो कौन है इस समय दोस्तों? तो उस समय है कोनराड संगमा यहाँ के सीएम है। और यहाँ पे जो विधानसभा सीटें हैं मेघालय में वो विधानसभा सीटें हैं 60। और यहाँ का अगर लोकसभा सीटों की बात करेंगे तो लोकसभा सीटें हैं यहाँ पे 2 और राज्यसभा सीटें कितनी हैं दोस्तों? 1। राज्यसभा सीट है 1, लोकसभा सीटें 2 और विधानसभा सीटें हैं 60। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई रेलवे विकास निगम ने मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के लिए AIIB के साथ मिलकर कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? $300 मिलियन, $400 मिलियन, $500 मिलियन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। $300 मिलियन। दोस्तों ये जो समझौता हुआ है ये किसके किसके बीच हुआ है? भारत सरकार जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा उसके साथ भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई रेलवे विकास निगम ने, मतलब मुंबई रेलवे विकास निगम, ये 3 हैं, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई रेलवे विकास निगम। इन्होंने किसके लिए किया है? मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के लिए किया है। और किसके साथ किया है? वो किया है AIIB के साथ मिलकर ये ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
तो दोस्तों हमको याद क्या रखना है कि किसके किसके बीच में समझौता हुआ है और किसके लिए हुआ है। तो किसके लिए हुआ है दोस्तों, ये मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के लिए हुआ है। और किसके साथ हुआ है, इसमें आपका भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई रेलवे विकास निगम ने किया है AIIB के साथ। चलिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।